ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम बोल रहे हैं This call is now being आवाज recorded. से टका नहीं बोल रहा सर, आवाज टका नहीं बोल रहा। तो आवाज नहीं दिख रहा है। आ रही है तो आवाज सही। आवाज आ रही है, क्लियरली नहीं आ रही ना। आवाज इको हो रहा है सर आपका। हाँ, इको हो रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है कि इको हो रहा है, लेकिन अब ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ से हो रहा है। अब हो रहा है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज जो जानेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज का जो लेक्चर है वो दरअसल ओवरऑल एक रिव्यू है या व्यू है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कैसे ये होगा? अच्छा, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं डाइजेशन। दरअसल ये चैप्टर है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब क्या है और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे उस चीज के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एक व्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर में जब हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है या कुछ सिस्टम मतलब पार्ट्स है जिसको हमें समझना है पहले। तो जब भी हम डाइजेशन का मतलब हम लोग जब डाइजेशन बोलते हैं तो डाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं? तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो किया है, उससे उसको बताने की कोशिश की है कि डाइजेशन को किस तरीके से हमेशा दिमाग में रखा जाए। डाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं या इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, तीन वर्ड यूज किए मैंने कि लार्ज हो या फिर वो कम्प्लेक्स हो या फिर वो इनसॉल्युबल हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल में, या लार्ज का अगर है तो उसको स्मॉल में करेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल में करेंगे और इनसॉल्युबल है तो सॉल्युबल सब्सटेंस में करेंगे। किसके जरिए? अब ये प्रोसेस किसके जरिए होता है? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। आप डिफिनेशन को देखिए तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस इनटू, इसमें करते हैं स्मॉल में, सिंपल में एंड सॉल्युबल सब्सटेंस में। किसके जरिए करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस पूरे प्रोसेस का नाम बेसिकली डाइजेशन है। अब ये बात जो मैंने यहाँ पे बयान की तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा एंजाइम होगा जिसमें हम लोग डालेंगे और ये प्रोसेस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दरअसल क्या होता है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी फिजियोलॉजी के बहुत सारी चीजों से वाकिफ हैं, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा एबव होगा, आप बिल्कुल जो है प्राइमरी स्टेज में नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करें, इसमें डायग्राम मैंने शो किया है। इस डायग्राम में आप देखिए कि मैंने बहुत सारे सब्सटेंसेस रखे हैं, है ना, वो जो लार्ज है इसको क्या करते हैं हम लोग एंजाइम्स की मदद से इसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस का नाम डाइजेशन है। अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आप जैसे मैंने कुछ को रेड से, कुछ को ग्रीन से और कुछ को येलो से, आप उसको यूँ समझ लीजिए कि कोई मतलब पॉलीसैकेराइड रहा होगा, वो कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बन गया, या आप कह सकते हैं कि वो मोनोसैकेराइड बन गया। तो प्रोटीन रहा होगा, वो कन्वर्ट होकर के अमीनो एसिड बन गया होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग डाइजेशन में ये प्रोसेस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का या लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इससे एक वर्ड आता है कि ह्यूमन डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या हुआ, यानी आउटसाइड ऑफ द सेल। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसमें जो डाइजेशन होता है ये सेल के अंदर नहीं होता है, बल्कि क्या करता है कि सेल कुछ समथिंग मतलब जो है सेक्रेशन करता है, और वो कहाँ करता है, आउटसाइड द सेल। और ये प्रोसेस वो उस आउटसाइड द सेल होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। तो दरअसल इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि जब हम कोई फूड स्टफ लेते हैं, क्यों लेते हैं, ताकि हम उससे न्यूट्रिएंट हासिल कर सकें। तो हमें अब ये जानना है, इसमें पहली चीज आती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम
खुद अपने आप में ये बताता है कि ये एक इंक्लूड ये करता है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। और ये सिस्टम बेसिकली क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है और इसके साथ साथ इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, बेसिकली दूसरी चीज इसमें ये होती है कि डाइजेशन ऑफ फूड, यानी हाउ एग्जैक्टली द फूड पार्टिकल्स गेट्स डाइजेस्टेड। जो हम गुजा लेते हैं वो किस तरीके से वो डाइजेस्टेड होता है, इस चीज को हम लोग इस सिस्टम में बयान करते हैं। बेसिकली हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी उसमें जो अलग अलग पार्ट हैं उसका स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं। और फिर क्या डिफाइन करते हैं कि वो डिफाइन क्यों करते हैं कि वो बेसिकली टेक पार्ट करता है, यानी विच टेक्स पार्ट इन द डाइजेशन, ठीक है। इसलिए हम उस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं कि उस स्ट्रक्चर्स का क्या क्या है, उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, कौन से ग्लैंड्स हैं, उस ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है, उस सीक्रेशन का हमारे फूड पार्टिकल पे क्या इफेक्ट है, या यानी उस फूड पार्टिकल पे एक्ट करने के बाद हमें क्या देता है। तो दरअसल अगर लिस्ट करें, मतलब जो फूड हम लोग लेते हैं या फूड जिससे हम लोग न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं, अगर उसको हम क्लासीफाई करें तो हम देखते हैं कि मेजर जो हम लोग या जो भी चीज लेते हैं फूड स्टफ की शक्ल में, वो क्या क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं एंड विटामिन लेते हैं। अब यहाँ पे मैं वाटर, मिनरल और विटामिन को क्या किया है, हमने इसको रेड कलर से दिखाया है। क्यों दिखाया है इसको रेड कलर से, क्योंकि जो हम मिनरल्स है, मिनरल्स को हम बेसिकली क्या करते हैं कि मिनरल्स ये इसको जो है डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब एज इट इज, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो भी हम मिनरल्स अगर हम लोग किसी डाइट के थ्रू लेते हैं तो उसमें कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, यानी वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नहीं होता है, ठीक है, या फिर वो लार्ज मॉलिक्यूल नहीं होता है या इनसॉल्युबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसको क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली अगर हम बात करें विटामिन की, तो वी डोंट हैव टू डाइजेस्ट विटामिन बिकॉज दे विल बी यूज एज इट इज, ठीक है, क्योंकि हमको इसको एज इट इज ही यूज कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर को भी हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को भी हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग वाटर को एज इट इज यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे फूड स्टफ हैं उसमें बेसिकली किसकी बात करें, यानी प्रोटीन कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए और फैट्स, ये वो सब्सटेंस है जिसको हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। तो हम लोग सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, इस सिस्टम में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, फिर ये कैसे मेटाबोलाइज करता है सेल्स के अंदर, ये सारी चीजें हम लोग बेसिकली इस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि डाइजेशन में बेसिकली क्या हो, डाइजेशन के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, बिगर होना चाहिए, यानी हमने उसको प्रैक्टिस खाया है और उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत है या नहीं है, जरूरत है तो क्या होगा, तो हम लोग थ्रू डिफरेंट एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि डाइजेशन का मतलब क्या है। तो ये डाइजेशन की एक डिफिनेशन हुई, बट ये प्रोसेस है, इस डाइजेशन में एक प्रोसेस है, वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब आता है कि पार्ट्स, मतलब प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसे होता है, यानी डाइजेशन अगर हम लोग कह रहे हैं कि डाइजेशन में हमने कोई भी फूड लिया तो ये कंप्लीट एक पाथवे है जिसके थ्रू पूरा कंप्लीट करके क्या होता है, हमारा डाइजेशन होता है। तो ये 5 स्टेप्स में होता है बेसिकली, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितने स्टेप्स में होता है, 5 स्टेप्स में। उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी जो फूड स्टफ है उसको हम लोगों ने खाया, यानी मुंह में रखा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो वो कहाँ से है, जब हम किसी ग़िज़ा को अपने मुंह में डालते हैं या अपने मुंह में लेते हैं, तब जाकर के हमारा इस प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, डाइजेशन का मतलब हुआ सिंपली टेकिंग इन ऑफ फूड, यानी अगर हम फूड को अंदर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब हमने एक फूड ले लिया, अब उसके बाद क्या होगा, वो फूड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे अभी हमने आपको डाइजेशन का डिफिनेशन बताया, कि डाइजेशन का डिफिनेशन क्या बताया हमने आपको, कि उसमें और उसको क्या करेगा बेसिकली
स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक डाउन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर टेकिंग फूड इट हैज टू बी डाइजेस्टेड। नाउ द थर्ड स्टेप, it has to be absorption. Once the food is digested, now it should be absorbed. अब क्या करेंगे, यानी फूड हमारा एलिमेंट्री कनाल में क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया था थ्रू डिफरेंट एंजाइम्स में, ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया था। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये शुगर्स में, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो गया। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये एमिनो एसिड में या अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया। अब ये स्मॉल मतलब जो मॉलिक्यूल्स बने, अब ये क्या है कि सेल रेडी है इसको क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। तो सो द थर्ड स्टेप विल बी द एब्जॉर्प्शन। अब इस एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इस एब्जॉर्प्शन में ये होगा कि जो सब्सटेंस या जो न्यूट्रिएंट हमारे बने उसको क्या करेगा, सेल एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, ये हमारे सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, यानी अब ये ब्लड का पार्ट हो गया। तो अब अभी तक हमने 3 स्टेप डिफाइन किए। फर्स्ट इंजेक्शन, यानी हमने फूड को रखा था मुंह पे, वहां से स्टार्ट हुआ थ्रू मतलब क्या जीआई ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कनाल, ये पास हो रहा था, उसमें डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट किए, उस एंजाइम्स एक्ट करने की वजह से उसमें डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होकर के उसमें स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट इज रेडी टू एब्जॉर्ब, नाउ द सेल्स एब्जॉर्ब इट एंड थ्रोन इट इनटू कहां पे, ब्लड। ठीक है, तो अब ये ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आने के बाद क्या करेगा, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा, और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज क्या करेंगे, उस फूड आइटम या जो न्यूट्रिएंट हैं उस न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि दैट इज यूजिंग द फूड न्यूट्रिएंट या दैट इज the nutrient which we get after digestion and which is absorbed and now it is available for the tissue to utilize it। ठीक है, तो assimilation बेसिकली क्या हुआ, ये यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, यानी सेल में वो जो यूज कर रहा है। सपोज कीजिए कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो कार्बोहाइड्रेट आपका क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसमें, शुगर्स में। सपोज कीजिए कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। Now glucose is absorbed by the cells. Now the cells thrown it into the circulation. After getting into the circulation, they will reach to the different parts of the tissue. ठीक है, अब वो टिश्यू उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, वो टिश्यू के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे ही करना। इसके अलावा क्योंकि हमें पता है कि ब्लड के अंदर भी एक ऑप्टिमम ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो वहां लेवल है। लेकिन मान लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा है तो उसको कहीं ना कहीं उसको स्टोर करेगा, या फिर जिसको जैसे मान लो हमारे ब्रेन को हमेशा ग्लूकोज चाहिए, तो ये ग्लूकोज कैसे पहुंच रहा है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये हुआ हमारा एलिमिनेशन। अब क्या हुआ, जो फिफ्थ पार्ट है या जो मतलब जो फिफ्थ स्टेप आप कह लीजिए, वो क्या है कि हमने क्या लिया था, फूड स्टफ लिया था, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, उसको यूटिलाइज किया, बट whatever the substance we are taking in, all the substance are not digested at all। ठीक है, यानी जो भी हम लोग सब्सटेंस लेते हैं वो पूरा का पूरा क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है बचे रह जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा रह जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन। तो यानी ये पूरा जो प्रोसेस, यानी ये जो 5 स्टेप हुआ, ये तब जाकर के आपका डाइजेशन बेसिकली कंप्लीट होता है। तो इसीलिए जो हमने कहा कि पूरे 5 स्टेप्स को ये जानना जरूरी है, और हम लोग इसी स्टेज के थ्रू मतलब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर को जब हम लोग डील करेंगे तो उसमें इन सारी चीजों की बात आएगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किसको पढ़ना जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो जाहिर सी बात है इस सिस्टम में ये सारे मतलब जो है स्टेप्स काम करेंगे। ठीक है, इसमें डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया गया है, आप डायग्राम से देख के समझ पा रहे होंगे। अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले इंजेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इंजेक्शन का प्रोसेस। अब इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म काम करते हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है एक डेफिकेशन, दैट इज एलिमिनेशन। ठीक है, इसमें एसिमिलेशन का टर्म यूज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट यूटिलाइज्ड बाय ऑल टिश्यू, है ना। तो
जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट बोलेंगे अल्टीमेटली ये क्या रहेगा, यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इस सिस्टम में वो कौन कौन से पार्ट हैं जिसको हमें जानना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीआई सिस्टम की, तो ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ पे टर्मिनेट होता है, एनएस में जाके टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये जो पूरे अगर स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको लगेगा कि ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, यानी ये मसल्स का बना हुआ एक लंबा सा ट्यूब है जो स्टार्ट हो रहा है कहां से, माउथ से। ठीक है, उसके बाद माउथ के बाद क्या आता है, बक्कल कैविटी। बेसिकली अगर हम माउथ को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि माउथ इज नथिंग बट एन ओपनिंग विच इज गार्डेड बाय टू लिप्स। ठीक है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, जो दो हमारे लिप हैं उसके बीच में जो हमारा ओपनिंग है, यानी ये जो गार्ड की हुई है वही दरअसल माउथ है। बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग उसको कभी कभी माउथ क्या करते हैं कि हम लोग बक्कल कैविटी को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, बट बक्कल कैविटी एक अलग ये है, इसको हम लोग बक्कल यानी माउथ के बाद हमारा जो दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या है, बक्कल कैविटी है। फिर बक्कल कैविटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे टीथ है, पैलेट है, टंग है, सलेवरी ग्लैंड है, ये सब कहाँ पाए जाएंगे, बक्कल कैविटी में। ठीक है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल, जाहिर सी बात है ओडोंटोलॉजी आपको पता है कि खुद एक डेंटल एक ब्रांच है, तो उसका डिटेल हम लोग नहीं करना चाहेंगे। मालूम है कि तो ऐसे भी अगर करेंगे तो 4-5 क्लास सिर्फ टीथ में ही लगेगा, तो हम उतना डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। बट एक बेसिक ओवरऑल आइडिया कि इस सिस्टम में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं, कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो बक्कल कैविटी, बेसिकली बक्कल कैविटी में हमने देखा कि इसमें 4 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, टीथ, पैलेट, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद जो जीआई ट्रैक्ट यानी बक्कल कैविटी के साथ जो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस क्या है, जब हम लोग एसोफेगस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे डिटेल बताएंगे। इस वक्त हम क्या बता रहे हैं आपको कि वो पार्ट्स कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, इसोफेगस है। इसोफेगस जो है ये कंटिन्यू होता है किसके थ्रू, स्टमक के थ्रू। स्टमक बेसिकली एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर है। फिर वहां पे भी हम लोग जब स्टमक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां उसकी हिस्टोलॉजी जानेंगे, उसमें क्या क्या सेल्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, क्या क्या सीक्रेट करते हैं, वो सब हम लोग 1 by 1 करेंगे। इस वक्त सिर्फ एक जहन नशी ये कराना है कि हमारा ये खाका क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा प्रोसेस किस किस स्ट्रक्चर से गुजर रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमें जानना है। नाउ द स्टमक इज कंटिन्यूड विद स्मॉल इंटेस्टाइन, और हम लोग को सभी को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट इज द जेजुनम एंड थर्ड पार्ट इज द इलियम। उसके बाद हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीकम, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोलोन एंड थर्ड पार्ट को बोलते हैं हम लोग रेक्टम। फिर कोलोन की जो है 4 मतलब जो है 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। असेंडिंग कोलोन, असेंड के माने क्या होता है, उठना। आप देख रहे होंगे जो इस डायग्राम में, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रहा है दरअसल सीकम से ये ऊपर उठ रहा है। क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, असेंडिंग कोलोन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको एकदम ट्रांसवर्स दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं हाइलाइटर से नहीं दिखा सकता हूँ, तो ये ट्रांसवर्स कोलोन है। इस डायग्राम में ऑलरेडी यहाँ पे एरो किया हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन। उसके बाद आप देखिए कि ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब भी ये लफ्ज आता है नीचे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। तो क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसमें कई पर्टिकुलरली जब आप एनाटॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको बार बार आएगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग क्या हो गया, कोलोन, और लास्ट में एक जो है क्या होता है,
समवट सिग्मोइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज द सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो ये 4 पार्ट कोलोन के हुए, एंड द लास्ट और द एंड पार्ट इज द एनस। तो बेसिकली अगर आप पूरे जीआई सिस्टम को देखें तो यू विल गेट 2 ओपनिंग्स, दैट इज वन इज द माउथ विच इज ऑन द एंटीरियर साइड एंड अदर इज द एनस विच इज ऑन द पोस्टीरियर साइड। नाउ व्हाट एंटीरियर, जब वर्ड, क्योंकि ये वर्ड भी आपको बार बार मिलेगा, एंटीरियर का मतलब होता है इन द फ्रंट, ठीक है, या आप एनाटॉमिकल पोजीशन में आप कह सकते हैं फ्रंट ही के मीनिंग में आता है, ठीक है। और पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मेमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि एंटीरियर ए से स्टार्ट होता है यानी आगे, एंड पोस्टीरियर पी से स्टार्ट होता है, इसका मतलब पीछे, ठीक है। तो फॉर योर कन्वीनियंस आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस डाइजेस्टिव पार्ट में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं बेसिकली हमारे किसको, डाइजेशन के प्रोसेस को या डाइजेशन को। अब वो एसेसरी ऑर्गन्स क्या क्या है, तो ऑलरेडी हमने आपको एक जगह मतलब बक्कल कैविटी में आपको दिखाया कि उसमें सलेवरी ग्लैंड होता है ना। तो वो सलेवरी ग्लैंड जो है कौन कौन से होते हैं, तो 3 सलेवरी ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो बेसिकली इसी पे ही होगा, सलेवरी ग्लैंड पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इस ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोबारा, तो सलेवरी ग्लैंड ये हमारा बेसिकली क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है, यानी ये मेन ऑर्गन्स नहीं है बल्कि ये एसेसरी ऑर्गन्स है, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो है आपको एसेसरी ऑर्गन्स में लीवर है, और कुछ बुक्स पे 3 ही का नाम लिखा है, सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियास, बट कुछ बुक्स पे गॉल ब्लैडर को भी दिया है, ठीक है। यानी गॉल ब्लैडर को अलग से उन्होंने नहीं लिखा है, जिस बुक में 3 लिखा है, तो आपको ये करना चाहिए तो आप 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो सलेवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास, दीज आर द एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, which are responsible for digestion, ठीक है। तो डाइजेशन का मतलब समझ में आ गया। डाइजेशन क्या बोले हम, जस्ट अगर इसको रिवाइंड करें तो डाइजेशन हमने ये कहा कि हमने जो भी फूड स्टफ लिया है, बेसिकली हम ये फूड स्टफ क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें इससे एनर्जी गेन करना होता है ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी को एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, ये फूड स्टफ से मिलता है। तो जाहिर सी बात है हम जो फूड स्टफ लेते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रेडीली अवेलेबल है कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी दे दे। तो इसलिए क्या होता है कि वो एक प्रोसेस से गुजरता है, उस प्रोसेस में डिफरेंट मतलब स्टेजेस हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्मॉलर यूनिट्स में। वहां से वो रेडीली एब्जॉर्ब, मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब होने की कैपेबिलिटी उसमें आ जाती है, और वो एब्जॉर्ब होकर के हमारा कहाँ जाता है, सर्कुलेशन में आ जाता है। सर्कुलेशन से ये डिफरेंट जो है टिश्यूज में चला जाता है, टिश्यू उसको यूटिलाइज कर लेती है, फिर उसको यूटिलाइज करने के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा हुआ था उसको हमारा बॉडी उसको क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है या डिफिकेट कर देता है या बाहर निकाल देता है, जो भी वर्ड यूज कर ले आप, ठीक है, उसको बाहर निकाल देता है। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू हमारा ये हो जाता है। इस प्रोसेस में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो आपने देखा कि माउथ है, बक्कल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है हमारा एनस, ठीक है। तो इस पूरे इसमें 2 ओपनिंग हुए, एक एंटीरियर एंड दूसरा पोस्टीरियर। इसके अलावा इसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन है जो बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेशन में। वो एसेसरी ऑर्गन्स क्या क्या है, सलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है एंड पेनक्रियास है। होपफुली अप टू हियर कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि ये जनरल बात थी, तो ये आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया देने के लिए था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं माउथ के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो नेक्स्ट क्लास जो लेना है वो सलेवरी ग्लैंड में लेना है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में जानते हैं। माउथ के बारे में हमने कहा कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि माउथ, हमने अभी आपको बताया कि माउथ बेसिकली क्या है, एक ओपनिंग है। वो कौन सा ओपनिंग, जो एंटीरियर साइड में है, और जो गार्ड है बेसिकली किसके थ्रू, 2 लिप्स के थ्रू, ठीक है। इसको बेसिकली माउथ को हम लोग, मैंने कहा कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल जो पूरी कैविटी है यानी बक्कल कैविटी तक को इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम लोग उसको इसी कैटेगरी में मतलब उसको डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली माउथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं वेस्टिब्यूल और दूसरे को बोलते हैं बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी प्रॉपर, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल किसको कहते हैं, तो वेस्टिब्यूल बेसिकली वो स्पेस है जो हमारे टीथ
और चीक के बीच में होता है, या आप यूं कह लीजिए कि हमारा जो लिप है, लिप और टीथ के बीच का जो मतलब स्पेस है, दैट इज द वेस्टिब्यूल। ठीक है, क्या कहें हम कि हम वेस्टिब्यूल कौन सा है, जो हमारा, देखिए इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है कि वेस्टिब्यूल किसको बोलते हैं। तो ये हमारा, आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, आपका लिप है, लोअर लिप है, और आपका टीथ, और इस दोनों के बीच का जो स्पेस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होते हैं, क्योंकि अब ये हमने लिप का कहा, लेकिन हमारा साइड में अगर आप देखें तो लिप के कंटिन्यू क्या है, हमारा चीक है। ठीक है, तो ये चीक भी इसीलिए इसको हम लोग कभी कभी डिफाइन करते हैं कि स्पेस बिटवीन द चीक एंड टीथ, है ना। तो दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बात एक ही है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि सलेवरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होती है। जब हम लोग सलेवरी ग्लैंड का पोजीशन करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि वो किस मतलब जगह लाई करती हैं। तो वेस्टिब्यूल्स के इसमें बेसिकली सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओरल कैविटी प्रॉपर या बक्कल कैविटी की अगर बात करें तो ये बेसिकली कौन सा हिस्सा है, ये बेसिकली वो हिस्सा है जो क्या है, हमारा टीथ के बिहाइंड यानी पीछे की तरफ होता है। अगर बक्कल कैविटी का अगर ओवरऑल करें तो आप देखिए कि इसका जो टॉप होगा यानी इसका जो रूफ होगा वो क्या होगा, फ्लो पैलेट से बना है। ठीक है, अब पैलेट क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखिए कि ऊपर जो है यानी बक्कल कैविटी, कैविटी की बात करें, कैविटी का मतलब क्या होता है, एक जॉब यानी एक क्या कह सकते हैं आप इसको, गड्ढा टाइप का, या फिर कोई एक ऐसा स्पेस जो खाली हो। ठीक है, तो वो स्पेस की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आप जो बक्कल कैविटी देख रहे हैं या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर बोल रहे हैं, उस स्पेस को अगर आप देखें तो उसका ऊपर में जो है यानी रूफ जो है वो बेसिकली क्या है, किससे बना हुआ है, पैलेट से बना हुआ है। और उसका अगर फ्लोर अगर आप देखिए तो फ्लोर किससे बना हुआ है, टंग से बना हुआ है। और दोनों साइड यानी लेटरल साइड अगर आप बात करें तो दोनों साइड बेसिकली किस चीज से बना हुआ है, चीक से मतलब ढका हुआ है। तो इनके जो ये जो मैंने आपको स्पेस बताया, इनके बीच में जो स्पेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी प्रॉपर बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं, या सॉरी ओरल कैविटी प्रॉपर बोलते हैं। अब हम लोग ये बात समझ में आ गई कि बक्कल कैविटी क्या है। अब हमने बक्कल कैविटी में डिस्कस किया था कि बक्कल कैविटी में क्या क्या होते हैं। उसमें एक पैलेट होता है, उसमें क्या होता है, टूथ होता है या टीथ होता है ना, और क्या होता है, टंग होता है। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं कि पैलेट, अगर पैलेट की बात करें तो आप सिंपली अगर आप अपने टंग को यानी जो एंटीरियर साइड में आपका जो टंग है उसको अगर आप ऊपर रूफ की तरफ अगर टच करने की कोशिश करेंगे और आप उसको रोल बैक करें, अगर अपने टंग को रोल बैक करेंगे तो वो जो बेसिकली जिस पार्ट को टच कर रहा होगा वो किस पार्ट को टच कर रहा है, आपका पैलेट को टच कर रहा है। अब ये पैलेट जो है आप पूरा अगर इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो पैलेट जो है एंटीरियर साइड में यानी आगे की साइड में वो क्या होता है, हार्ड होता है। ये हार्ड क्यों होता है, क्योंकि ये जो सपोर्टेड होता है एक बोन, मतलब इसमें जो सपोर्टिंग होती है वो बोन होती है। इसमें कई बोन्स होते हैं, जैसे जो सबसे मतलब एंटीरियर साइड में होता है उसमें मैक्सिला होता है। ठीक है, और उसके जस्ट पीछे जो होता है वो पैलेटाइन बोन होती है। तो जाहिर सी बात है हम एनाटॉमी नहीं बता रहे हैं, आप एनाटॉमी में सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है आपका, यानी अब पैलेट को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट में। ठीक है, तो हार्ड पैलेट बेसिकली क्या है, बेसिकली एंटीरियर साइड में जो कि सपोर्टेड है किससे, बोन से, उसको हम लोग हार्ड पैलेट बोल रहे हैं। जबकि उसका कंटिन्यू बैक साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, और ये सॉफ्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कार्टिलेज होता है, या आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी बोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोन से कोई सपोर्ट नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। हार्ड पैलेट में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो हार्ड पैलेट अगर आप, मैंने जैसा कहा कि आप अपने टंग को अगर जो है टच करें और उसको रोल बैक करके अगर आप फील करें तो आपको पता चलेगा कि वो क्या है, बेसिकली द हार्ड पैलेट इज नॉट स्मूथ, तो स्मूथ नहीं होता है। जबकि अगर आप सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है। और हार्ड पैलेट में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रगी, या आप कह सकते हैं कि रग, बेसिकली रूगी वर्ड इस्तेमाल होता है, RUGAE, जो आप लोग स्टमक में पढ़े होंगे। तो रूगी क्या होता है कि समवट इररेगुलर स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक है, व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट में आपको वो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम लोग पैलेटाइन रूगी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ रग लिखा है, ठीक है, या रग ही एक्चुअली उसको जो है रग्स
प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन हम लोग आम जबान में उसको रगी ही यूज करते हैं। तो जो भी आप समझ पा रहे हैं या जैसे भी समझ पा रहे हैं, आप जो भी वर्ड यूज करते हैं तो आपको ये हार्ड पैलेट में मिलता है। अब सॉफ्ट पैलेट, मैंने कहा कि सॉफ्ट पैलेट में चूंकि कोई बोन नहीं होती है तो ये क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। और यही जो है सॉफ्ट पैलेट आपको जो है बैक साइड में जाकर के क्या बन जाता है, एक समथिंग ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर एक बन जाता है, जिसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, यूवुला बोलते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में इसको दिखाया गया है, अगर यहाँ आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, यूवुला है। और ये यूवुला का क्या बेसिकली काम है, ये अगर इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये समवॉट यू शेप्ड होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब भी हम फूड लेते हैं या कोई गिज़ा खाते हैं तो जब हम इसको इनगल्फ करते हैं तो ये इस दौरान क्या करता है कि हमारा जो इंटरनल नॉस्ट्रिल है या इंटरनल मतलब जो नेजल एपर्चर है उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। अब वो कैसे करता है वो जब हम अभी थोड़ा आगे करेंगे, फेरिंग्स को जब डिफाइन करेंगे तो वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्योंकि हमारा बेसिकली क्या होता है कि अगर ये स्टार्टिंग देखें तो हमारा माउथ और एक ओपनिंग है और उसके जस्ट ऊपर पे कौन सा ओपनिंग है, नेजल ओपनिंग है ना, जिसको नोस्ट्रिल करें तो बेसिकली जो सामने की तरफ है उसको हम लोग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहते हैं। और यहीं से फिर क्या होता है कि ये पीछे की तरफ जो है वो क्या होता है कि वहां पे नेजल स्पेस होती है और वो फिर पीछे की तरफ जाके खुलती हैं, कहाँ पे, फेरिंग्स में। तो उसको हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो इंटरनल नोस्ट्रिल को क्या करती है, बंद करती है जब हम क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं कोई भी मतलब जो है फूड स्टफ को। तो ये बात समझ में आ गया कि सॉफ्ट पैलेट का मेन क्या फंक्शन है, ठीक है। उसको सॉफ्ट क्यों कहा गया, यूवुला क्या क्या मतलब है, ठीक है। दरअसल अगर आप में से कोई अगर जो है वो कोई ये देखता हो क्या बोलते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं तो कार्टून वगैरह में अक्सर जो है यूवुला को दिखाया जाता है। जब आप देख रहे होंगे कि उसका मुंह अगर वो कुछ बोलता है करता है तो एक पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है जो मूव कर रहा होता है, तो वो दरअसल वो यूवुला ही होता है, ठीक है। तो खैर चलिए ये बात समझ में आएगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं टीथ के बारे में। अगर हम लोग जिस मतलब जो है स्टडी में हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉजी दरअसल लोगस से मिला होता है और लोगस का माना क्या होता है, स्टडी यानी टू स्टडी, और ओडोंट का मतलब होता है टीथ। तो हम लोग टीथ की स्टडी को हम लोग ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अब ओडोंटोलॉजी में बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं, हमने कहा कि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाने का मतलब है कि बहुत कई सारे इसमें लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम आपको मोटा मोटी चीज खाली थोड़ा सा समझा के यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोग डेंटल में हम लोग बेसिकली क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग ओवरऑल सबकी बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको शुरू में ही कल कहा था कि हम लोग जो भी इसमें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में वो सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड होगा और किसी एनिमल या प्लांट फिजियोलॉजी की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग उसी पे स्टिक रहेंगे और उसी से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक आता है डेंटल फॉर्मूला, यानी हमारा जो दांत का जो बनावट है उसमें वो किस तरीके से होता है उसका एक प्रॉपर अलाइनमेंट है, ठीक है। तो हम लोग का पहली चीज कि यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे डायोफोडोंट, ठीक है। उसी तरह थीकोफोडोंट एंड हेटेरोफोडोंट। ये क्या मतलब है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका मतलब है कि कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उसी टर्मिनोलॉजीज को यूज किया है जो बेसिकली हमारे यानी ह्यूमन बॉडी के लिए बेसिकली स्पेसिफिक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायोफोडेंट का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब जब भी वर्ड यूज आएगा डाई, तो डाई का मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि डाई जब भी वर्ड यूज बोला जाएगा इसका मतलब हम लोग लिया जाएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं दो की, ठीक है। तो डायोफोडेंट जब भी हम लोग यूज करेंगे उसका मतलब हम लोग समझेंगे कि हम लोग दो के बारे में बात करें। तो दरअसल क्या होता है कि टीथ का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो डिफरेंट टाइप से करते हैं, ठीक है। उसमें एक क्लासिफिकेशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ द टीथ, यानी जो कितना सेट होता है टीथ का उसके बेसिस पे थ्रू आउट द लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में उसको कितने सेट होते हैं उसके बेसिस पे। तो बेसिकली अगर आप ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो इसमें दो सेट बेसिकली लाइफ टाइम में होता है। एक होता है मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, यानी आप दूध के दांत जी। तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं या टेम्पररी टीथ कहते हैं। और एक होता है
परमानेंट टीथ। तो यानी हमारे पूरे लाइफ टाइम में दो तरह से टीथ का मतलब जो है क्या होता है, सेट होता है, इसी वजह से हम इसको डाइफोडेंट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह थीको जब हम लोग यूज करते हैं कि थीकोडोंट, तो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है, थीकोडोंट का मतलब ये हुआ कि जो क्या बोलते हैं हमारा जो दांत है, ठीक है, इम्बेडेड रहता है सर। जो, हाँ वो क्या होगा, वो इम्बेडेड होगा, यानी टीथ जो होगा वो इम्बेडेड होगा किसमें, जॉ में। तो उस तरीके के दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, थीकोडोंट बोलते हैं। इसके अलावा और भी दांत के टाइप्स हैं कि जैसे क्या बोलते हैं पिलोरोडोंट है, एक्रोडोंट है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है वो हमारी कैटेगरी का नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो थीकोडोंट का मतलब समझ में आ गया। उसी तरह हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट का मतलब ये होता है कि दांत जैसे बहुत सारे अगर आप एनिमल्स में देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि एक ही तरह का दांत होता है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें दांत क्या होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट। तो ह्यूमन बीइंग में बेसिकली जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है कि दांत किस तरह का, जैसे इंसिजर है, कैनाइन है ना, प्रीमोलर है, मोलर है, और सबका अलग अलग फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब जो है टीथ पाए जाते हैं, तो इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है, यानी फॉर्मूला ये होता है कि जो है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये हमारा सीक्वेंस होता है, और इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो चाइल्ड में ये जो है जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2102, यानी 2 इंसिजर होंगे, 1 कैनाइन होगा, प्रीमोलर नहीं होता है, और मोलर 2 होते हैं। तो टोटल जो है ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप इस डायग्राम को देखिए तो दरअसल क्या करते हैं हम लोग, इसको एकदम वर्टिकली एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, वर्टिकली लाइन खींचते हैं और इसका एक साइड को बयान करते हैं। जैसे 1 से लेके 8 तक आप इधर मान लीजिए कि 1 से लेके 8 तक, और इधर आप कर लीजिए कि 24 से लेके 32 तक, अगर आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो हम लोग एक तरफ का रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे साइड से, ठीक है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देने से हमें ओवरऑल टोटल क्वांटिटी मिल जाती है कि कितने दांत हैं, ठीक है। तो आप बचपन में अगर देखेंगे, यानी चिल्ड्रन का अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली कितने दांत होते हैं, 20 टीथ होते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि चाइल्ड में जो है टीथ कितने होते हैं, या प्राइमरी टीथ कितने होते हैं, या टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, या डेसिडुअस, या डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, चीज वही है बट डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये है, तो उसका ये सीक्वेंस है कि यहाँ पे मैंने उसको रिप्रेजेंट किया ICPM से, तो यानी इसका मतलब क्या है कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो चाइल्ड में ये सीक्वेंस है। एडल्ट में बेसिकली जब भी आपको एडल्ट अगर कहा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 2123, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एडल्ट में बेसिकली कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। तो वही सीक्वेंस है जो ऊपर मैंने बताया, बट समटाइम्स आपको क्या करता है कि थोड़ा सा हट करके आपको पूछता है, वो बोल देगा कि एडल्ट है बट वहां आपको एज मेंशन कर देगा, क्या 19 to 25, ठीक है, 25 ईयर्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो है थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। आपको ये दरअसल आपको क्या है, एमसीक्यूज के लिए कभी कभी आप कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा जाता है। तो आपको, क्योंकि आपको पता है कि जनरली 25 ईयर्स में हमारा क्या होता है, विजडम टीथ, जो लास्ट जो है कह सकते हैं हमारा टीथ है, वो निकलता है। तो उससे पहले पहले जो जाहिर सी बात है वो नहीं निकला होता है, तो उसी की वजह से ये आपने बताते हैं कि फॉर्मूला थोड़ा सा चेंजेस है, दैट इज 2122, ठीक है। तो इसको मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग से किया है। अदरवाइज अगर सिंपली आपसे अगर पूछा जाए कि एडल्ट का क्या है तो आप बता देंगे कि 2123, ठीक है। अब टीथ का अगर हम लोग पार्ट्स देखें तो टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो है जो हमारा एक्सपोज पार्ट जो हमें दिखता है, या हम किसी के दांत को अगर देखते हैं तो जो पार्ट हमें दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। दूसरा जो है क्राउन से जस्ट पीछे क्या होता है, नेक रीजन होता है, या नेक पार्ट होता है टीथ का। और वो कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट होता है बेसिकली जो टीथ है और जो गम का पोर्शन, मतलब जो गम से जो है बेसिकली ढका हुआ है, वो क्या है, नेक रीजन है। बट द मेजर पार्ट जो होती है जिसको हम लोग रूट कहते हैं, वो कहाँ पे होता है, बेसिकली सॉकेट में होता है, यानी वो जो जॉ में जो सॉकेट बने होते हैं, सॉकेट उसमें होता है। तो ये 3 पार्ट हैं टीथ के, ठीक है। अब इसके बहुत सारे डिटेल्स हैं कि इसका जो है अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं मटेरियल सीक्रेट होते हैं, उसमें इनामेल है, डेंटाइन है, ठीक है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो बहुत कुछ सीक्रेट करते हैं। तो हम उसका डिटेल अभी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम मतलब टीथ के बारे में उतना
थोड़ा बहुत आइडिया ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें ये जानना है। और हम लोग इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि ये मेस्टिकेशन का काम करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ टीथ है जो टीयरिंग का काम करता है, कुछ है ग्राइंडिंग का काम करता है ना। तो वो अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टंग के बारे में, ठीक है। टंग बेसिकली हम लोग जानते हैं कि टंग क्या है, एक मस्कुलर जो है ऑर्गन है, यानी ये मसल्स का बना हुआ है। और इसका ओरिजिन है, ये बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन है। अमूमन हर चीज का जब भी हम लोग करते हैं तो एम्ब्रायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में उसको बताना होता है कि जैसे हम लोग टीथ के बारे में भी अगर करें तो वो भी उसका भी एक एम्ब्रायोलॉजी होगा कि वो किस जर्म लेयर से बना है। तो हम लोग जानते हैं कि 3 जर्म लेयर्स होते हैं। तो हम लोग अभी बहुत सारी चीजों को इंटरमिंगल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आप टिंग को देखिए तो टंग को देखिए तो टंग में जो है आप अगर टिप वाला पोर्शन देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो जो है फ्री है ना, वो एकदम जो है मूवेबल है। जबकि उसका पोस्टीरियर साइड जो होता है वो फिक्स होता है। और ये जो है फ्लोर से, यानी आपका जो टिप ऑफ द टंग है ये क्या होता है कि ये फ्लोर से किससे मतलब अटैच होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम बोलते हैं। इस डायग्राम में वो स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो हमारा जो एंटीरियर साइड का जो टंग है वो बेसिकली फ्लोर ऑफ द माउथ कैविटी से जो है वो अटैच होता है, किसके जरिए, थ्रू फ्रेन्यूलम के जरिए, ठीक है। अब टंग के अंदर अगर इसको देखेंगे नॉर्मली, आप जब ऐसे ओपन आई देखेंगे तो आपको क्या होगा, उसमें कुछ आउटग्रोथ नजर आएंगे। ये जो आउटग्रोथ होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, कहलाते हैं पेपिला, पेपिला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एनी आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द मतलब बॉडी ऑफ द टंग यहाँ होना चाहिए। तो बॉडी ऐसे ये हम लोग पेपिला किसी बॉडी के कहीं पे भी हो, अगर कोई भी आउटग्रोथ है तो उसको हम लोग पेपिला यूज करते हैं। ये कॉमन वर्ड है, ये आपको जब आप स्किन डिजीज में पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा कॉमन टर्म के तौर पे आपको यूटिलाइज यूज होगा, ठीक है। तो इस आप टंग का अगर देखेंगे तो वहां पे भी आपको छोटे छोटे आउटग्रोथ दिखेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिला बोलते हैं। और ये बेसिकली 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो उसमें जो पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमवेलर पेपिला, ये सबसे लार्जेस्ट साइज का होता है। और इसका जो नंबर होता है ये वेरी करता है, अलग अलग बुक में भी इसका नंबर वेरी लिखा गया है। किसी में 8 से 12 लिखा है, किसी में 8 से 10 लिखा है, किसी में 6 से 8 लिखा है, तो ये वेरी करता है। बट जो मैं अपना एसेस किया हूँ या मैंने जो डिफरेंट बुक्स पढ़े तो उसमें मुझे 8 to 12 जो है वो वेरी कॉमनली दिखा है, इसलिए मैं इसी को करता हूँ। बाकी अगर 8 से 10 लिखे तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि इसके फ्रंट में, यानी यहाँ ये जो अभी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है, सल्कस टर्मिनलिस। अब एक वर्ड आता है सल्कस, सल्कस का माना जब भी आप ये वर्ड भी आपको बहुत बार आएगा एनाटॉमी में, सल्कस के माना होता है डिप्रेशन की, ठीक है। और टर्मिनल जब भी हम लोग टर्मिनलिस बोलते हैं या टर्मिनल बोलते हैं, इसका मतलब आखिरी, यानी समथिंग कुछ डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली टर्मिनेट कर रहा है, यानी वो कोई लाइनिंग होगी जहाँ पे वो टर्मिनेट कर रहा होगा, तो वहां उसी के सामने साइड में ये हमारे पेपिला मिलते हैं, ठीक है। इसका अगर अरेंजमेंट अगर देखेंगे, यानी ये किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, तो इसका जो शेप है वो इन्वर्टेड वी शेप का होता है। यानी सर्कमवेलेंट पेपिला जो होती हैं वो क्या होती हैं, इन्वर्टेड वी शेप होती हैं। और इसमें टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए तो आपको ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, दिस इज सर्कमवेलेंट, ठीक है। और बेसिकली इसी के जस्ट यानी जो लाइन आपको दिख रहा है येलो येलो कलर का, उसी के मतलब जो पैरेलल में जस्ट ऊपर में अगर आप जाएंगे तो वो क्या है, एक्चुअली सल्कस टर्मिनलिस है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा जो टाइप है, उसमें है फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला बेसिकली शॉर्ट वर्टिकल फोल्ड्स होता है और ये प्रेजेंट होता है जस्ट लेटरल टू दी मतलब टर्मिनल सल्कस एट मार्जिन। देखिए सल्कस टर्मिनल दिखाया गया है कि जस्ट इसके ऊपर में होगा जहां पे हमने सर्कमवेलेंट बताया था, और उसी के मार्जिन में आपको देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए फोलिएट पेपिला दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये छोटे छोटे यहाँ दिखाया गया है, मतलब जो है स्लाइटली डार्क कलर में दिख रहा होगा, तो ये क्या है, फोलेट पेपिला है। यानी ये क्या है, दरअसल दीज आर दी आउटग्रोथ, ठीक है, प्रेजेंट ऑन दी टंग। नेक्स्ट इज द फिलीफॉर्म पेपिला। फिलीफॉर्म पेपिला जो है ये मोस्ट न्यूमेरस होता है, यानी सबसे ज्यादा अगर नंबर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है, और ये अपीयर होता है एज ए व्हाइट डॉट। इसको आप देखेंगे तो ये व्हाइट डॉट डॉट्स की शक्ल में आपको नजर आएगा, और ये प्रेजेंट होता है बेसिकली कहाँ पे, एट प्री सल्कल एरिया ऑफ द टंग, ठीक है। यानी
टंग का जो सल्कल एरिया है, सल्कस का मतलब मैंने बताया कि सल्कस का मतलब होता है डिप्रेशन, ठीक है, जो डिप्रेशन लाइक, यानी अगर आप टंग का करीब थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट अगर आप देखेंगे तो वो समवट इट इज डिप्रेस्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे जो बेसिकली पेपिला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीलीफॉर्म पेपिला बोलते हैं, और इसमें आपको छोटे छोटे दाने बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि यहाँ पे टेस्ट बर्ड नहीं होता, यानी इस रीजन में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, बट ये क्या करता है, ये हेल्प करता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको टेक्सचर ऑफ द फूड को, यानी फूड का टेक्सचर कैसा है, यानी किस टाइप का बना हुआ है, वो उसको एसेस करता है या उसको महसूस करता है, बेसिकली ये वाला पार्ट। दैट लास्ट वन इज द फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला बेसिकली क्या होता है कि ये आपको टिप ऑफ द टंग, यानी बिल्कुल जो आपका फ्री मूवमेंट पार्ट है और टिप पार्ट है, वहां पे आपको रेड डॉट्स की शक्ल में दिखता है, और इसमें भी टेस्ट बर्ड होते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है, तो ठीक है। सर PDF शेयर कर दीजिए। सर सल्कस के बारे में एक बार फिर से बताइए तो।